भारत का नक्शा कैसे बदलता है? मतलब कौन तय करता है कि एक राज्य कहाँ खत्म होगा, दूसरा कहाँ से शुरू? आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती पर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं, भाग एक, अनुच्छेद 1 से 4। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं और हम कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में समझें कि आखिर हमारा संविधान भारत की सीमाओं और राज्यों के बनने बिगड़ने पर क्या कहता है। चलें, तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 ये कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये दो नाम क्यों हैं? और ये राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक। हाँ, देखिए, संविधान सभा रैदास पर काफी विचार विमर्श हुआ था। भारत जो पारंपरिक नाम है और इंडिया जो तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा पहचाना जाता था, तो दोनों को ही रख लिया गया। और राज्यों का संघ ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ किया था कि ये अमेरिका जैसा फेडरेशन नहीं है जहां राज्य किसी समझौते से जुड़े हों और चाहें तो अलग हो जाएं। यूनियन का मतलब है कि भारत के राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, ये टूट नहीं सकता। इसीलिए इसे अविनाशी संघ या इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहा गया। अच्छा, दिलचस्प है। और अनुच्छेद 1 ये भी बताता है कि भारत के क्षेत्र में क्या-क्या शामिल है। जी, अनुच्छेद 1(3) कहता है कि भारत के क्षेत्र में तीन तरह की चीजें हैं। एक तो राज्यों के क्षेत्र, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज जो पहली अनुसूची में लिस्टेड हैं, और तीसरे वो इलाके जिन्हें भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है, मतलब अक्वायर कर सकती है। अभी हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो भारत एक अविनाशी संघ है, लेकिन इसके अंदर के राज्य, क्या उनकी सीमाएं, उनका वजूद बदल सकता है? यहीं पर अनुच्छेद 2 और 3 आते हैं ना। बिल्कुल। पहले अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर जो भी शर्तें वो ठीक समझें, संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। ब्रेही, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, मतलब बाहरी क्षेत्र। जैसे सिक्किम का मामला था, वो तो पहले भारत का हिस्सा नहीं था ना। एकदम सही। सिक्किम पहले एक प्रोटेक्टोरेट था, फिर 35वें संशोधन से उसे सेह राज्य मतलब एसोसिएट स्टेट बनाया गया, और फिर जनमत संग्रह के बाद 36वें संशोधन 1975 से वो भारत का 22वां राज्य बना। बिल्कुल। इसी तरह गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, ये सब पहले भारत के हिस्से नहीं थे। इन्हें बाद में अनुच्छेद 2 के तहत ही शामिल किया गया। और इसके लिए संसद को बस साधारण बहुमत चाहिए होता है। अच्छा, ये तो हुई बाहर से किसी क्षेत्र को जोड़ने की बात। लेकिन देश के अंदर, मतलब मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलना, किसी राज्य से नया राज्य बनाना या नाम बदलना, ये शक्ति कहाँ से मिलती है? वो अनुच्छेद 3 है शायद। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 3 इसी बारे में है। ये संसद को भारत के मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार देता है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, नाम बदल सकती है, यहाँ तक कि दो या ज्यादा राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, या किसी राज्य के हिस्से को अलग करके नया राज्य बना सकती है। अरे वाह! जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, या पहले उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बने थे। और जो हाल में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ दो केंद्र शासित प्रदेशों में, वो भी अनुच्छेद 3 के तहत ही था। जी हाँ, वो सब अनुच्छेद 3 की शक्तियों का ही इस्तेमाल था। और यहाँ जो सबसे सबसे अहम बात है, वो ये कि ये सब करने के लिए संसद को संबंधित राज्य की विधानसभा की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। क्या सहमति की जरूरत नहीं? नहीं, प्रक्रिया ये है कि ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश हो सकता है। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन विधानमंडल क्या राय देता है, उसे मानने के लिए संसद या केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। वो एक निश्चित समय में राय दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अंत में संसद उसे साधारण बहुमत से पास कर सकती है। रुकिए, मतलब केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी राज्य का नक्शा, उसका नाम, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व ही बदल सकती है, वो भी उस राज्य की मर्जी के बिना। ये तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। हाँ, ये बहुत व्यापक शक्ति है। तो इसीलिए शायद भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। मतलब संघ तो अटूट है, पर उसके अंदर के राज्य विनाशकारी हैं। उन्हें बदला जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। यही इसका अर्थ है। राज्यों का अस्तित्व और उनकी सीमाएं पूरी तरह से संसद की इच्छा पर निर्भर करती हैं, संवैधानिक रूप से। तो फिर ये जो बदलाव होते हैं,
अनुच्छेद 2 से नया राज्य जोड़ना या अनुच्छेद 3 से मौजूदा राज्य को बदलना, क्या ये संविधान संशोधन माने जाते हैं? क्योंकि इनसे संविधान की पहली अनुसूची तो बदलती ही है, जिसमें राज्यों की लिस्ट है। अच्छा सवाल है। यहीं पर अनुच्छेद 4 आता है। वो ये साफ कर देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि इन बड़े बदलावों के लिए संसद को विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। साधारण बहुमत यानी 50% से ज्यादा सदस्यों का समर्थन काफी है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया काफी लचीली रखी गई है। हाँ, बहुत लचीली। और अनुच्छेद 4 ये भी कहता है कि ऐसे कानून खुद ही पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन में जरूरी बदलाव कर देंगे। अलग से संशोधन की जरूरत नहीं। ये तो कमाल की व्यवस्था है। मतलब संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र को यानी संसद को काफी ज्यादा शक्ति दी है इस मामले में। हाँ, और इसका इस्तेमाल भी हुआ है। आजादी के बाद सबसे पहले तो सरदार पटेल ने लगभग 552 रियासतों का भारत में विलय करवाया। जी वो एक बहुत बड़ा काम था। हाँ, वो तो था ही। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इनके किस्से तो सुने हैं। जी। फिर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी। शुरू में धर आयोग और जेबीपी समिति इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन पोटी श्री रामुलू जी के अनशन और दुखद मृत्यु के बाद 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। उसके बाद फजल अली आयोग बना, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और ये सिलसिला रुका नहीं। बाद में भी राज्य बनते रहे, पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिससे पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अनुच्छेद 1 भारत को एक अविनाशी संघ कहता है। अनुच्छेद 2 संसद को बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 संसद को मौजूदा राज्यों का नक्शा, नाम, सब कुछ बदलने की जबरदस्त शक्ति देता है, वो भी बिना राज्य की सहमति के। और अनुच्छेद 4 इस पूरी प्रक्रिया को साधारण बहुमत से संभव बनाता है। बिल्कुल सही सारांश है। ये प्रावधान भारत की एकता बनाए रखने और प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बदलाव करने की गुंजाइश देते हैं। एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। लेकिन ये भी सच है, जैसा आपने पहले कहा, कि अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र को मिली ये अपार शक्ति, ये हमेशा से केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में, खासकर शक्ति संतुलन को लेकर, एक संवेदनशील और कभी-कभी विवादास्पद मुद्दा रही है। हाँ, ये बात तो है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाओं या अस्तित्व तक को बदल देने की ये संवैधानिक शक्ति आज के भारत में केंद्र राज्य संबंधों को कैसे आकार देती है। इस पर विचार करते रहना चाहिए।